गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 2 वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने स्वरों के भेद तक जान लिया था। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही अयोगवाह क्या है, अनुनासिक, अल्पप्राण, महाप्राण, इससे भी परिचित होंगे। तो आप अपने साथ अपनी हिंदी वन की पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठे और सिर्फ सुन के समझने का प्रयास करें और अपने पुस्तक में महत्वपूर्ण चीज़ों को रेखांकित भी करते चलें और उसे पढ़ें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। हमारा पार्ट 2 है वर्ण विचार। व्यंजन हम जानने जा रहे हैं। व्यंजन आपको पता है 33 होते हैं। 33 मतलब 33 होते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं, या फिर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों। सबसे पहले आप ये देखिएगा, मैं एक तालिका बना रही हूँ, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कंठ, पहले ये देखिए क, ख, ग, घ, अंग। आप लिखिएगा मत, सिर्फ देखिए और समझिए। ये है तालु। अभी मैं सबको समझाऊंगी, पहले देखिए च, छ, ज, झ और ञ। इसके बाद है मूर्धा। ये क्या है? ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दांत। त, थ, द, ध, न। इसके बाद है ओठ, या ओष्ठ भी कह सकते हैं आप। प, फ, ब, भ, म। और अगर आप इसे बच्चों नंबरिंग कर लेते हैं, हम लोग बस इस पे नंबर डाल रहे हैं। नंबर 1 ये आपका 2 है। ये तो व्यंजन, इसको छोड़ दीजिए। व्यंजन की संख्या 33 है, इसे आप थर्ड डाल लीजिए। ये आपका 4th है और ये आपका 5th है। ठीक, अब आप देखिए, जब हम बच्चों किसी चीज को उच्चारित करते हैं, आप देखिए ये हमारा कंठ है, ये हमारा गला है, कंठ। फिर तालु। तालु मतलब समझ रहे हैं, जीभ जो है हमारी, जो ऊपर को जो छूती है, तालु। मुर्दा क्या होता है? जब हमारी जीभ दांत है, दांत के अंदर का जो मसूड़ा होता है वो मुर्दा होता है। उसके बाद है आपका दंत। दंत का मतलब तो समझ ही रहे हैं, दांत। और ओष्ठ का मतलब भी समझ रहे हैं, मतलब कंठ। तालु, तालु मतलब जीभ जो है ऊपर का जो आपका एरिया, जो छत छू रही है मुंह का, वो आपका होता है तालु। मुर्धा क्या होता है? दांत के ऊपर का जो मसूड़ा होता है, जब जीभ वहां टच करती है। जैसे मान लीजिए आप देखिए ट बोलिए, तो आपका जीभ जहां जाके छू रहा है वो मुर्धा है। ठ, ड, ढ, आप देखिए आपकी जीभ कहाँ टच करी? दांत के एकदम ऊपर के मसूड़े पर, वो आपका मुर्धा होता है। और दांत आप समझ ही रहे हैं, ओठ भी आप समझ रहे हैं। अब हमें ये समझना है बच्चों, जिसमें से और देखिए य, र, ल, व, ये आपका क्या है? ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ है। ठीक, इसके बाद है श, श, स, ह, ये आपका क्या है? उष्ण है। ये भी आप समझ रहे हैं, इससे भी आप परिचित हैं। ये आपका उष्ण व्यंजन है। आगे देखते हैं, आगे देखिए। इसके बाद फिर है छ, त्र, ज्ञ। इसे देखिए छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये क से लेकर म तक क्यों समझा रही हूँ। क से लेकर म तक समझाने का मतलब है बच्चों कि इन्हीं से ही आप अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष जानेंगे। तो आपको ये बहुत जरूरी है जानना। उसके साथ साथ ही आप देखिए, मैंने यहाँ लिखा है क, यानी क से लेकर अंग तक
ये आपको का गले से उच्चारित होता है। फिर है तालु, च छ ज झ या, ये आपका तालु से उच्चारित होता है। मूर्धा, ट ठ ड ढ अड़, ये आपका क्या है, मूर्धा है। उसके बाद है तान, त थ द ध न। जब आप इन्हें उच्चारित करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो ये मैंने यहाँ लिखा है, क्या ये सारी चीज यहाँ से उच्चारित हो रही है। ओष्ठ है, ओठ, प फ ब भ म, तो आप देखिए यहाँ पे ओठों का प्रयोग हो रहा है। तो जब आप क से लेकर म तक के वर्णों को, ध्वनियों को उच्चारित करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है। अब ये है बच्चों, जो ये हमारा ये है अंग, इया, ड़, न, म, ये इसे हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। और ये हमारा जो होता है नासिक होता है, मतलब इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, नासिक होता है। और क से लेकर म तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब क से म तक को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि इनके उच्चारण में जब हम क से लेकर म तक के वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को जरूर छूती है। इसीलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से लेकर म तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर अंग तक के जो वर्ण होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। च से लेकर ञ तक के जो वर्ण होते हैं वो तालु से उच्चारित होते हैं। त से लेकर अड़ तक के जो वर्ण होते हैं वो मूर्धा है। दांत है जो दंत आपका त से लेकर न तक है। और ओष्ठ है प से लेकर भ तक। तो बच्चों कभी कभी पूछता है वर्णों को लेकर कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको इसे याद रखना होगा। और इसके साथ ही याद रखना होगा कि क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। इसे भी आप याद रखेंगे कि इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। अगर आपको बोर्ड से दिखने में समस्या हो रही है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि मैं समझा रही हूँ और जो मैं समझा रही हूँ उसी को मैं लिख रही हूँ और ये सारी चीज़ें आपकी पुस्तक में दी गई हैं। तो इसके लिए ये नहीं परेशान होना कि मैं बोर्ड साइन कर रहा था या मुझे दिख नहीं रहा है। बच्चों सारी चीज़ आपकी पुस्तक में है, बस आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और मैं बोल तो रही हूँ इसलिए आपको सब सुन के समझ में आ जाएगा। आप अपनी पुस्तक में खोलिए और उसे देखिए। उसके साथ ही हो सकता है कुछ चीज़ें आगे पीछे हो, क्योंकि मैं सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कि आपको कोई चीज़ आगे पीछे मिल जाए, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पुस्तक में इस पार्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये था बच्चों हमारा व्यंजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे बच्चों, अभी मैं आपको अल्पप्राण महाप्राण इससे परिचित करवाऊंगी। उसके पहले हम ये जानेंगे कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, हवा नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं चंचल, अंडा। अनुस्वार का सिंबल क्या होता है, ऊपर बिंदी लगा के होता है, ठीक है, ऊपर बिंदी लगाकर होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया चंचल, ठीक, तो ये जो बिंदी है यही अनुस्वार है। तो जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वो आपका होता है अनुस्वार। अनुनासिक क्या होता है, जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है वो अनुनासिक होता है। जैसे आप बोलते हैं यहाँ पे चांद, पाँच, आँख। जब हम ऐसे वर्णों को उच्चारित करते हैं तो यहाँ पे हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, ये अनुनासिक है। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलती है वो आपका होता है अनुस्वार। इसके बाद बच्चों ये सारा हम पढ़ रहे थे व्यंजन के अंतर्गत। व्यंजन के अंतर्गत हमें व्यंजन के भी 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। तो इसे भी देखते हैं, बस इसे भी आपको समझना है। व्यंजन के भी 4 भेद हैं। ये सारा चीज़ मैं समझा चुकी हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन के भेद अगर इसकी बात करते हैं तो ये 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन मैं बता चुकी हूँ आपको, ये स्पर्श व्यंजन, ठीक। फिर है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पर, ये आपका पहला है। दूसरा है बच्चों ध्यान दीजिए,
दूसरा है आपका स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पहले भी मैंने लिख दिया है, ये देखिए मैं दोबारा बस समझा रही हूँ आपको, ठीक है। ये व्यंजन के भेद है, तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक, और चौथा है आपका उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, तो उसमें व्यंजन आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसकी संख्या 4 होती है, श स स क। अंतस्थ व्यंजन इसकी संख्या भी 4 होती है, य र ल व। इसके साथ है उच्छिष्ट व्यंजन, ये बच्चों 2 होते हैं, ये कौन कौन से हैं, ड और ढ। ध्यान दीजिएगा, इसे ही आपको बस जानना है, बाकी चीजें आपको ऊपर बताई जा चुकी हैं। तो उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए आप, इसके बाद है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में बच्चों चलते हैं हम अपने फिर से बोर्ड की तरफ, ये ध्यान दीजिएगा आप, जहां पे हम लोगों ने लिखा है, ये देखिए जहां पे हम लोगों ने लिखा है क से लेकर म तक। अब हम बात कर रहे हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु या कम प्राण निकले उन्हें जो है अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण में सारी छोटी मात्राएं आती हैं। अल्प प्राण मतलब जहाँ पे हम जिस वर्णों के उच्चारण में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारा होता है अल्प प्राण। और महाप्राण जिसके उच्चारण में हमें ज़्यादा वायु की जरूरत पड़े, ज़्यादा सांस की जरूरत लेनी पड़े, ज़्यादा प्राण लेना पड़े। प्राण का मतलब यहाँ पे वायु से है, श्वास वायु से है, तो वो होता है आपका महाप्राण। तो आप देखिए अल्प और महा से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है ज़्यादा। तो जिसके उच्चारण में हमें कम वायु की जरूरत पड़ती है वो होता है अल्प प्राण, और जिसके उच्चारण में हमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, अधिक सांस की आवश्यकता पड़ती है, अधिक प्राण की आवश्यकता पड़ती है, वो आपका होता है महाप्राण। अब ये तो आपने जान लिया कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, आप इसे रेखांकित भी कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है, ये हर व्यंजन का जो आपका अल्प प्राण होता है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अल्प प्राण जो होता है वो आपके हर व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा होता है। हर व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपका होता है अल्प प्राण। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, तो परेशान बिल्कुल ना हो उसके लिए। हर व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपका होता है अल्प प्राण। और महाप्राण होता है कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। और जो होता है महाप्राण जो होता है वो हर वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग इसी का ही अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में एक बार जानेंगे। उसके साथ ही इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू। तब तक आपको जो पढ़ाया गया है आप इसे समझिए, और अल्प प्राण महाप्राण के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली क्लास में हम लोग फिर से इसी पे चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे स्वयं एक बार रीड करिए। थैंक यू बच्चों।